बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा बच्चों, मैं आपके बीच आज आ गया। सुप्रभात। अब मैं कार्बन का यह तीसरा वीडियो बनने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में कुछ पढ़ूंगा, कुछ उसके बारे में सामान्यीकरण जानकारी हम देंगे आपको। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल बटन प्रेस करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो, उन्हें भी जो है सो फ़ायदा उठाएं। आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हमको ऐसा लगेगा कि मेरे कार्य का जो पुरस्कार है वो मुझे मिल रहा है आप लोग के द्वारा, और मेरा कार्य यदि आपको पसंद आ रहा है तो यदि कहीं दिक्कत हो रही है, इसमें कहीं समस्या पैदा हो रही है समझने में, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों, सब्जेक्ट पर चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को ही जैविक यौगिक कहा जाता है। अब हम कुछ कार्बनिक कंपाउंड, उसका कुछ सूत्र और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट है ना, एट रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान, कमरा का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है, उस पर क्या उसकी अवस्था होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि मीथेन है, सूत्र इसका CH4 है, -182 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ, -161 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस अवस्था में पाया जाता है, गैस की अवस्था में। दूसरा ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3, -63 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ, 61 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और यह इसका फिजिकल स्टेट के रूप में, रूम टेम्परेचर के रूप में यह लिक्विड पोजीशन में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल हुआ C2H5OH, मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, और फिजिकल स्टेट के रूप में लिक्विड पोजीशन में पाया जाता है। इथेनोइक एसिड, एसेटिक एसिड कहा जाता है, यहाँ एसेटिक एसिड होना चाहिए था, ASC, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड होगा CH3COOH, मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, फिर रूम टेम्परेचर के रूप में यह लिक्विड पोजीशन में है। यह देख लीजिए एक बार पूरा, ऊपर से पूरा चार्ट को आप बढ़िया से देख लीजिए, चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने आपको कुछ बताया है, इसके पीछे कुछ न कुछ जैसे मीनिंग है, कुछ न कुछ मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, उसका कुछ न कुछ मीनिंग है। देखिए, यहाँ हम जो बताने जा रहे हैं, देखिए इसका क्या कारण है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन का बहुत ही कम होता है। इसका मतलब हुआ उसका मोलिकुलर जो फोर्स होता है, कार्बन एटम के बीच का जो मोलिकुलर फोर्स होता है वह काफी कमजोर होता है, इसीलिए वह कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा वह जुड़े हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स which shows that their intermolecular forces are weak, so they are covalent bonds। मतलब कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक हुआ मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक हुआ बॉइलिंग पॉइंट, काफी कम होता है, जिससे पता चलता है कि उन यौगिकों का अंतराणविक आकर्षण बल, मतलब अंतराणविक आकर्षण बल क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी कमजोर होता है, इसीलिए यह सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। मतलब इसीलिए यह कोवैलेंट कंपाउंड कहने का वाला अंग्रेजी के विद्यार्थी यह समझ ले कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु गलने लगती है, कोई ऑब्जेक्ट जब गलने लगता है, पिघलने लगता है, तो वह टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ।
आज जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है, वह उसका क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब कार्बनिक कंपाउंड जितने भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होने का मतलब है, कम होने का मतलब है, यह दिखाता है कि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो अंतराणविक फोर्स है, जो मोलिकुल्स के बीच में जो उसका जुड़ने की जो मतलब ताकत है, मतलब जो जिस ताकत के द्वारा वो उसके मोलिकुल जुड़े होते हैं, वह जो है काफी कमजोर है। क्या है, काफी कमजोर है, इसीलिए वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। आगे बच्चों हम वाइटल फोर्स के थ्योरी को पढ़ेंगे। वाइटल माने होता है आवश्यक, अति आवश्यक, शक्तिशाली, है ना। तो वाइटल फोर्स के थ्योरी में मैं आपको मौखिक रूप से यह बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, पहले यह धारणा थी एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, पूरा समय में, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, शुरू की बात कर रहे हैं, जब हमारा केमिस्ट्री विषय नहीं का उद्भव नहीं हुआ था, वैसी अवस्था में, चाहे वह उद्भव की अवस्था में था, मतलब धीरे धीरे उसका मतलब विकास हो रहा था, अभी वह प्रारंभिक दौर में ही था। तो यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता था, मतलब जो सजीव वस्तु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको जान है, चलता फिरता है, उसमें पाया जाता था। और यदि कोई काम होता था तो उसी लिविंग ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाला जाता था, निचोड़ा जाता था। तो इसमें इस बात की बलवती हो गई, यह बात बलवती हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नेचुरली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है, मतलब ऐसा, मतलब पहले से ही होता है, मतलब ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ऊपर वाले ने ही मतलब दे दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे यह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके शरीर से निकलता है, उनके मतलब चाहे वह प्लांट हो, चाहे वह लिविंग बॉडी कोई जीव जंतु हो, है ना, लिविंग बींग्स हो, ऐसा होता है। तो इसकी मान्यता मिल गई। इसी थ्योरी को कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हमने लिखा है यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सभी प्रकार के लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। इन एंशिएंट टाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग बींग्स, मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में सजीव वस्तुओं से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को निचोड़ा जाता था, निकाला जाता था। एक्सट्रैक्टेड माने निकालना होता है, निचोड़ना होता है। दिस वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड नेचुरली इन लिविंग बींग्स, मतलब यह इस तथ्य को मान्यता देती है, इस बात को बल देती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है, मतलब कार्बनिक कंपाउंड जो हुआ सजीव वस्तुओं में ही प्राकृतिकतः अर्थात ईश्वर प्रदत्त रूप में पाया जाता है। दिस वैलिडेशन इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। इसी वैलिडेशन को हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स। इसको याद रखिएगा। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसको मतलब ढंग से आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हमने हिंदी में ही इसको लिख दिया है ताकि जो है आपको समझने में दिक्कत ना हो। सभी सजीव वस्तुओं में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। प्राचीन समय में सजीव प्राणियों या पौधों से ही कार्बनिक यौगिक निष्कर्षित, मतलब निचोड़ा जाता था, किए जाते थे। यह इस कथन को मान्यता देती है कि कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक रूप से सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है। इसी मान्यता को आवश्यक बल सिद्धांत कहा जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब हुआ आवश्यक बल सिद्धांत, मतलब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या आगे से 1828 में, मतलब 1828 में फ्रेडरिक बोहलर एक मतलब साइंटिस्ट हुए जिन्होंने यूरिया बनाया लैब में, मतलब प्रयोगशाला में बनाया, और वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो होता है NH4CNO, इसका फॉर्मूला हुआ। इस अमोनियम ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। यूरिया के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि हमारा पेशाब वगैरह जो होता है ना, जो निकलता है, वह सब उसमें पूरा भरपूर मात्रा में जैसे यूरिया पाया जाता है ना। तो इस यूरिया को उन्होंने जो है वो लैब में, है ना, मतलब कृत्रिम से आर्टिफिशियली बनाया। किन्होंने बनाया? फ्रेडरिक बोहलर ने बनाया। कब बनाया? 1828 में बनाया। याद रखिए 1828। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक बोहलर।
जिन्होंने यूरिया अमोनियम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किए हुए। इस तरह से क्या हुआ, ये जो वाइटल फोर्स का जो थ्योरी था वह जो है सो डिसअप्रूव हो गया, मतलब डिसप्रूव्ड हो गया, मतलब वह उसको गलत साबित कर दिया गया, गलत साबित हो गया, है ना। यहां देखिए, इन 1828 फ्रेडरिक पोलर डिसअप्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया CONH22 in the lab from an inorganic compound अमोनियम साइनेट NH4CNO। मतलब इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 1828 में फ्रेडरिक पोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया CONH22 को प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट NH4CNO से बनाकर आवश्यक बल सिद्धांत की मान्यता को रद्द कर दिया। अब देखिए, इससे यह हो गया लोगों में कि हम इसको कृत्रिम रूप से भी कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं, और इस प्रकार इसका परिवार जो है बड़ा होने का एक भी कारण हो गया। आप देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कैसे मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स का परिवार जैसे इतना बड़ा हुआ। देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर कार्बन कंपाउंड्स। मतलब देखिए, यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, कार्बनिक कंपाउंड में कुछ मतभेद भी है। जैसे देखिए, कार्बन का ऑक्साइड हुआ, चाहे कार्बोनेट हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ या कार्बाइड हुआ, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, ये भी कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में विचार नहीं किए जाते हैं। बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में विचार नहीं किए जाते हैं, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होता है, इनका जो गुण होता है, वह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से काफी भिन्न होता है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सिंपल एक अंतर जो है अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। यह बात क्या बैठाइएगा से जो ऑर्गन्स में पाया जाता है, मतलब वह प्लांट का ऑर्गन हो सकता है या ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन हो सकता है या कोई जीव जंतु बैफेलो का हो, काऊ का हो या किसी भी जीव जंतु का मतलब हो सकता है ना, जो एनिमल्स होते हैं उसको एनिमल के श्रेणी में ही रखते हैं, तो किसी का भी हो सकता है। वहां से जो भी कंपाउंड निकलता है ना, कार्बनिक कंपाउंड निकलेगा, वह कार्बनिक कंपाउंड ही इनऑर्गेनिक होगा। सॉरी, गलत हो गया, ऑर्गेनिक होगा। वही कार्बनिक कंपाउंड क्या होगा, कार्बन का कंपाउंड जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। बाद बाकी जो मिनरल से निकलता है ना, अर्थ के क्रस्ट से निकलता हो, खदान को खोदने से निकलता हो, है ना, या हवा में पाया जाता हो, जिसका ऑर्गन से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब अंग से कोई रिलेशन नहीं है, सजीव वस्तुओं से कोई मतलब उसका संबंध नहीं है, इस प्रकार का यदि कोई कार्बनिक कंपाउंड होता है तो वो कार्बन कंपाउंड होता है, तो वह इनऑर्गेनिक होता है। अब तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं जरूर बैठ गया होगा। इतना ध्यान रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी है और एनिमल भी है। सजीव वस्तु जो होगा से संबंधित जो वस्तु होगा, उस वस्तु से जो कार्बन के कंपाउंड निकलते हैं वह ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, और जो मिनरल से निकलते हैं जिनका संबंध जो है सजीव वस्तु से नहीं है, इस प्रकार का जो कार्बन कंपाउंड हुआ, जैसे कार्बोनेट हुआ, लाइमस्टोन में पाया जाता है, संगमरमर के पत्थर में, तो वह खोद कर ही हम निकालते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, चाहे कार्बन का ऑक्साइड हुआ, CO2 गैस हुआ, जिसमें कार्बन है लेकिन वह हवा में पाया जाता है, उसका ऑर्गन से कोई संबंध नहीं है, मतलब लिविंग ऑर्गन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह इनऑर्गेनिक हुआ। उसका अध्ययन जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में किया जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा और कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा। हम उम्मीद करते हैं इन बातों से आपका दिमाग में यह बात बैठ गई होगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो कार्बन के कंपाउंड है उसका अंतर आप समझ गए होंगे। अब चलिए, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसका संख्या बहुत बड़ा है, 5 मिलियन है, लगभग 5 मिलियन का परिवार जो है से कार्बन कंपाउंड है। लगभग हमको 5 मिलियन के मतलब हो गया 50 लाख, हाँ 50 लाख होगा ही, देख लीजिएगा उसको काउंट करके। मैथमेटिक्स के आप लोग छात्र होंगे ही, मैथमेटिक्स पढ़ते ही होंगे,
रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतनी बड़ी संख्या का अध्ययन किसी एक विषय में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका अध्ययन करने के लिए एक अलग मतलब विषय का ही निर्माण हो गया, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण हो गया। अब इसका बहुत बड़ा परिवार होने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत बड़ा परिवार होने का दो कारण है। एक कारण है उसका कैटिनेशन और दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बनिक यौगिकों की बड़ी संख्या का दो कारण आप याद रखिएगा। एक कैटिनेशन अर्थात श्रृंखलन, हिंदी में उसको श्रृंखलन कहते हैं, और टेट्रावैलेंसी अर्थात चतुसंयोजकता। मतलब आउटर मोस्ट में मात्र 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका टेट्रावैलेंसी हो गया। टेट्रा माने 4 होता है, वैलेंसी माने संयोजकता होता है, तो 4 चतुसंयोजकता, चतु माने 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए, टू कंबाइन कार्बन एटम्स विथ वन अनदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेन्स। अब कार्बन एटम जब एक दूसरे से कंबाइन होता है ना, एक दूसरे से जुड़ते हैं, वह 3 प्रकार से जुड़ते हैं, श्रेणी बनाते हैं, 3 प्रकार के श्रेणी बनाते हैं। 3 प्रकार के श्रेणी बना के, चेन माने श्रेणी होता है। और चेन आप देखोगे, जैसे चेन में छोटा छोटा लोहा का भी चेन बनता है, और चांदी का भी चेन लोग बनाते हैं जो गला में पहनते हैं। तो उसमें भी देखो छोटा छोटा घर एक आकृति सिलेंडर टाइप का बना करके उसको जोड़ कर रखा जाता है। उसी तरह का चेन इसका भी बनता है, कार्बनिक कंपाउंड का भी बनता है। चेन के बना के हम उसको अध्ययन करते हैं। यह कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से मतलब हम आगे और भी मतलब सिंपल करके इसको पढ़ाएंगे। देखिए, अब एक पहला चेन जो बनता है, स्ट्रेट चेन बनता है कार्बन एटम्स का, जिसमें देखिए यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड है। ये एक एक लाइन का जो दिया हुआ है ना, यह सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। तो इस तरह से जब बनेगा सीधा, तो वह होगा स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, अर्थात सरल श्रेणी हो गया। कार्बन एटम का क्या हो गया? कार्बन परमाणु का सरल श्रेणी हो गया। अब दूसरा जो बनता है, एक ब्रांच चेन बनता है ऑफ कार्बन एटम। ब्रांच चेन माने शाखायुक्त श्रेणी। ब्रांच चेन माने कार्बन एटम का ब्रांच, शाखायुक्त श्रेणी। देखिए यहाँ सी मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब एगो सी के साथ जैसे यहाँ एगो ब्रांच बन गया, जैसे शाखा निकलता है पेड़ में ना, उसी प्रकार का शाखा यहाँ भी निकलता है। तो इस तरह से इसका आकृति बनेगा, फॉर्म होगा। और एक तीसरा जो होता है, क्लोज रिंग होता है चेन ऑफ कार्बन एटम्स, वलय का, जैसे रिंग बनता है ना, उस रिंग के आकार का जो है तो वह मतलब बनेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है हमने, यह सी है, यहाँ देखो एक थोड़ा सा यह आकृति थोड़ा आती हो गया है, वो आप लोग हमसे भी अच्छा बना सकते हैं, है ना। ये जो है आकृति गोला टाइप का बनेगा। सभी इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, एक लाइन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। अब चलिए, यह सब कैसे बनता है इसको हम आगे पढ़ाएंगे। इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे निश्चित रूप से, है ना, बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक के प्रकार। देखिए यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिक के कुछ प्रकार बताए हैं, बताया हूं। यहाँ देखिए, पहला प्रकार हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोकार्बन हुआ, इस हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार हो जाता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तो दूसरा नाम है एल्केन भी कहते हैं। एल्केन क्या कहते हैं? एल्केन, ALKANE, एल्केन होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सूत्र हो गया, फॉर्मूला है CnH2n+2। ये सूत्र याद कीजिएगा, हम बताएंगे ये सूत्र का एक्सप्लेनेशन आगे हम बताएंगे आपको, है ना। जब एल्केन पढ़ाएंगे उस समय आपको इसको बताएंगे कैसे इसको मतलब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है? 2 प्रकार का होता है। एक एल्कीन होता है ना। यहाँ एल्कीन डबल बॉन्ड है, 2 लाइन हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया। इसका फॉर्मूला है CnH2n। क्या है? CnH2n। और दूसरा होता है एल्काइन होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। CnH2n-2 एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक तो हाइड्रोकार्बन के भेद भी बता दिए। अब चलिए हेलो एल्केन्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में बताएंगे। हेलो एल्केन्स के बारे में भी बताएंगे आपको, है ना, आगे बताएंगे। फिर यहाँ आप सिर्फ टाइप को
समझ लीजिए यह टाइप्स है, मतलब यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टाइप्स है। उसके बाद एल्कोहल OH हो गया, है ना, एल्कोहल हुआ। उसके बाद तीसरा है, अच्छा यहाँ सूत्र भी देख लीजिए, मतलब हेलो एल्केन्स का सूत्र CnH2n+1 ही होगा। और हाँ CnH2n+1, यहाँ देखिए इसमें अंतर है, CnH2n+2 यहाँ पे है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इसका CnH2n+1 है। एल्कोहल का हो जाएगा CnH2n+1, इसका भी सूत्र होगा, लेकिन इसमें जो है हेलोजेनेटेड मतलब एलिमेंट का प्रयोग होगा, और यहाँ पर जो होगा एल्कोहल OH का प्रयोग होगा। यहाँ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड है इस तरह का, ये फंक्शनल ग्रुप है, बताएंगे आपको ये फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद है कीटोन्स है, कीटोन्स का फॉर्मूला आ गया CnH2nO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया CnHn और CHO, मतलब हमने अपने ढंग से जहां से N इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 लेंगे फॉर कार्बन एटम के लिए, और H का जो मान लेंगे वह 1 2 3 लेंगे फॉर H के लिए CnH2nO। चाहे इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका CnH2nO से भी हम एल्डिहाइड को समझ सकते हैं। और उसके बाद ये जो प्रकार हुआ है, इसके बाद में एक प्रकार यहाँ पर आपका आ रहा है जिसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड इसको कहा जाता है, इसको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। यह जो बनता है COOH, इधर जो है तो कार्बन का आइटम होगा और उसके बाद COOH उसमें जुड़ जाएगा, उसमें यह फंक्शनल ग्रुप है ना। इसका फॉर्मूला भी CnH2nO2 है, O2 हमेशा रहेगा ही, और CnH2n से मतलब इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए ये हो गया। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में दो ही एटम है, एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वह कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के से बना होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। मतलब हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरली जो पाया जाता है वह पेट्रोलियम हुआ, कच्चा तेल जिसे कहते हैं क्रूड ऑयल, और दूसरा प्राकृतिक गैस। चलिए हाइड्रोकार्बन को दो भेद बताया है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इसमें जो है कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु जो है मतलब सिंगल बॉन्ड एक अकेला बॉन्ड बनाता है, मतलब एक सी जैसे एक एक करके जुड़ा होता है। वो बॉन्ड हम बताएंगे एक बार आगे एक वीडियो में, अगले वीडियो में हम बॉन्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए इज कॉल्ड है सैचुरेटेड, वो सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा होता है कार्बन एटम उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल सहसंयोजी बंध बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाता है। क्योंकि संतृप्त क्यों होता है एल्केन, मतलब संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे आता है? क्योंकि इसका चारों कार्बन एटम जो है कहीं ना कहीं जैसे बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वह संतृप्त रहता है, इसमें खाली रहता ही नहीं है। इसका फॉर्मूला हुआ CnH2n+2, मतलब यहाँ CnH2n+2, यहाँ CH4 मीथेन हुआ, मीथेन, इथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8 etc। आगे हम फिर इसके बारे में बताएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब दो कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, और कोई कार्बन एटम जो है ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। उस तरह के बॉन्ड बनाने वाले जितने भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बनिक कंपाउंड होंगे, वो जो है सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब चलिए आगे। हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में दो अर्थात द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े रहते हैं अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, वह अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इसका दो प्रकार है अनसैचुरेटेड का, एक एल्कीन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। डबल बॉन्ड से जो कार्बन एटम जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं एल्कीन कहते हैं। मतलब वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल द्विबंध होता है,
मतलब डबल बॉन्ड होता है, मात्र केवल डबल बॉन्ड, उसको हम एल्किन कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला हुआ C2H4 इथिन हो गया, C3H6 प्रोपिन हो गया, ब्यूटिन हो गया, C4H8 etc। फॉर्मूला है CnH2n। एक बात, हाँ, और एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड जैसे एल्काइन। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है दो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब तीन बॉन्ड बनेगा उसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा होता है उसको एल्काइन कहा जाता है। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होते हैं वह एल्काइन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब या C2H3 इथाइन हो गया, ये C2H2 या इथाइन हो गया, C3H4 प्रोपाइन हो गया, C4H6 ब्यूटाइन हो गया etc। अब एक एल्काइल ग्रुप भी बनता है, तो एल्काइल ग्रुप के बारे में भी अभी समझ लीजिए आप। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फॉर्म एन एल्केन मोलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। मतलब एल्केन जो मोलिक्यूल है उससे यदि एक हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं और उसके स्थान पर कोई हटा देते हैं तो उससे जो बच जाता है ना ग्रुप, वह एल्काइल होता है। जैसे कि CH4 हुआ, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटाएंगे तो CH3 होगा, मतलब यहाँ CH4 होगा ना। देखिए यहाँ आपको बताते हैं, देखिए CH4 होगा, यहाँ देखिए CH4 होगा, CH4 हो गया। तो अब इसमें से एक कार्बन एटम को हटा देते हैं, हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं तो CH3 बचता है। तो हाइड्रोजन एटम को ये हो गया मिथाइल हो गया, मीथेन है तो यह मिथाइल हो गया, क्या होगा, मिथाइल YL। उसी तरह से इथेन से देखिए C2H6 C2 दो दूना 4 4 2 हाँ 4 2 6 CnH2n+2 होता है ना, 2 दूना 4 और 4 2 6, ठीक है। तो C2H6 हो गया, ये हो गया, तो आपका इथेन हो गया। तो इथेन हो गया तो C2H5 ये जो हो गया आपका, ये हो गया इथाइल हो गया। उसी तरह से एक मतलब हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, उसमें से हटा देना है। इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ बना के लिख दिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो यह फॉर्मूला जो है आपका मतलब हो गया, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, मैंने नीचे लिखा है, थोड़ा छोटा हो गया है, CnH2n+1 मिथाइल है ना, ये एल्काइल। अच्छा एक बात अब ध्यान में रखिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। अब इसमें जो है एल्केन शुरू होता है मीथेन से, एल्कीन शुरू होता है इथिन से, और एल्काइन शुरू होता है इथाइन से। मतलब इसमें मिथाइन और मिथिन नहीं होता है एल्कीन और एल्काइन में, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसमें क्योंकि दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वहां जो है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है, दो कार्बन एटम के बीच में जो है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, इसलिए वह मीथेन से शुरू होता है। और एल्कीन और एल्काइन जो है, एल्कीन जो है तो इथिन से शुरू होता है और एल्काइन जो है तो इथाइन से शुरू होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब एक आता है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम पढ़े थे चक्रीय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग इज कॉल्ड है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं वह एक रिंग के रूप में बनाते हैं, वलय के रूप में बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है साइक्लिक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है इसमें भी दो भेद हो जाता है, एक होता है सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो हुआ संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन, जिसमें एग्जांपल हम दिए हैं C6H12, C3H6 और C4H8, C5H10। मतलब इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n हो गया। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड साइक्लोएल्केन, क्या कहलाता है, साइक्लोएल्केन। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, चक्रीय हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लो चक्र एल्केन भी कहलाता है, मतलब साइक्लो एल्केन भी कहलाता है। अब देखिए यहाँ हम एक चक्र बना हुआ है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। मतलब इसमें कार्बन के 6 एटम है, 1 2 3 4 5 और 6 है,
थोड़ा हमारा वलय जो है तो नहीं हमसे बन पाता है, तो आप लोग थोड़ा और अच्छा थोड़ा बना लीजिएगा इसको, है ना। देख लीजिएगा गोला होना चाहिए, गोला टाइप का बनना चाहिए, एकदम पूरा गोल होना चाहिए, मतलब ऐसे गोल, पूरा गोल गोल होना चाहिए, है ना, ऐसे गोल होना चाहिए। या कार्बन को इसमें सजा देना है कि गोला हो जाए। तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो है ना। तो इसको आप बना लीजिएगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो C6 है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन है C3H6, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन एटम का 4 हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये हो गया साइक्लोपेंटेन हो गया C5H10। इस तरह से इसको समझे, बनेगा ना, मतलब आपको मतलब बताएंगे नेमिंग कैसे होता है। नेमिंग में नोमेनक्लेचर में जब चलेंगे ना, तो हम वहां पर आपको और अच्छी तरह से बताएंगे, मतलब और क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये इसका सबसे पहला सदस्य होता है C6H6 बेंजीन होता है। दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक दूसरा नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, एरोमेटिक भी होता है, उसको याद आप रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है एरोमेटिक के बारे में, है, जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम है। यह एरोमेटिक कंपाउंड भी कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ देते हैं। इसमें क्या होता है, असंतृप्त कार्बन एटम जो है डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से, दोनों से, यहाँ देखिए दोनों कार्बन एटम जो है यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड से, 2 लाइन हो गया था डबल बॉन्ड, एक लाइन हो गया था सिंगल बॉन्ड, यहाँ जाए मतलब सिंगल बॉन्ड से है, फिर हुआ डबल बॉन्ड से है। तो डबल और जब कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक अच्छा उदाहरण बेंजीन है, जिसमें कार्बन के कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, C6H6 कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा साइक्लोहाइड्रोकार्बन तक ही यह रहा। इसके बाद जब अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं यह 3 वीडियो में बना है। तीनों वीडियो में जो एक क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को हम कराएंगे और उसके बाद फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आप जाते जाते, ठीक है बच्चों, खूब पढ़िए, खूब समझदार बनिए और अच्छे मार्क्स से पास होइए, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऐसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। आप वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, इसमें हम और भी अच्छी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपकी तैयारी में भरपूर मैं मदद करने वाला हूं, भरपूर मैं मदद करूंगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ से उनको लाभ हो, फायदा पहुंचे। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।